अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद उसामा। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए सदावार हैं जिसने अपने बंदे पर यह कुरान उतारा और उसमें कोई कसर बाकी ना छोड़ी, बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सज़ा से होशियार कर दे और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियाँ सुना दे कि उनके लिए बेहतरीन बदला है। सूरह कहफ की नाज़रीन आयत नंबर 1 से 2 का आपने उर्दू तर्जुमा आपने मुलाहिज़ा किया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अमल दरामद की भी तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन दिनों की बहुत ज़्यादा तादाद है। कल का दिन भी एक पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन और स्याह दिन था। लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल में कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इत्तलात यह है कि 70 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं और मासूम बच्चे थे जो कि अपने झूला लेने की बारी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन झूला लेने से पहले अफसोसनाक वाक़या पेश आया और दहशत गर्दों ने कार्रवाई का निशाना बनाया उन्हें और वो इस दुनिया से ही चल बसे। इसके अलावा एक और ख़बर जो इस्लामाबाद से थी, जो मीडिया में काफ़ी कल गर्दिश करती रही, मुश्तिल मुजाहिरीन ने कल रेड जोन पर कब्जा किए रखा और वहाँ पर धरना भी दिया और इसके बाद फ़ौज को आना पड़ा, फ़ौज को तलब किया गया गवर्नमेंट ने और फ़ौज ने कंट्रोल संभाला। ये भी एक अहम खबर है, इस पर भी आज बात करेंगे। इसके अलावा कराची में प्रेस क्लब पर हमला किया गया, तफसीली बात करेंगे इन तमाम अहम खबरों पर। हमारा साथ देंगे आज इस प्रोग्राम में जनाब मोहतरम सईद आसी साहब। शुक्रिया, वेलकम कहते हैं सईद आसी साहब आपको इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं, आसी साहब से तज्जिया जानेंगे, क्या कहते हैं आसी साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। आसी साहब, अपना सेगमेंट शामिल करते हैं नवाब टुडे। नाज़रीन, आगाज़ करेंगे और सबसे पहले लीड आज की। कल लाहौर में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, गुलशन इकबाल पार्क में खुदकुश धमाका, ख़वातीन बच्चों समेत 70 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 340 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। आसिफ साहब, अफसोसनाक वाक़या सर, जितनी मजम्मत की जाए कम है और अब तो लगता है कि सिर्फ हम मजम्मत करने के लिए बस रह गए हैं कि मजम्मत ही करते रहेंगे। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सोशल मीडिया पे हमारे ब्यूरोक्रेट शायर शुएब बिन अजीज़, उसकी इस लाहौर के वाक़े पे उसने जो फिलबदी एक कथा कहा, वो बहुत दिल को लगा और वाकई रुला देने वाला था। वो था कि कहाँ ले जाऊँ ये फरियाद मौला, मेरा बसरा मेरा बगदाद मौला, मेरे लाहौर पर भी एक नज़र कर, तेरा मक्का रहे आबाद मौला। तो बात यह है, कुछ कहने का चारा नहीं इस वक्त। हम ज़ाहिर खुदाए लम यज़ल सब उसके दस्ते कुदरत में है, तो हम तो ये हमारा तो ये अकीदा है कि हर मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, तो इसमें किसी इलाके की तखसीस नहीं। हमें अपने देखना होगा, अपने आमाल पे नज़र करना होगी, अपनी कोताहियों पे नज़र डालना होगी कि कहीं ये सब हमारा अपना किया धरा तो नहीं है, कहीं हमारी बुक्कल के अंदर ही तो चोर नहीं है। वो जिस तरह कैफियत कल थी, ऐसे एक पंजाबी का शेर है कि अजय अगले अथरू सुके नहीं, लाहौर जनाजे आ गए नहीं। तो ये एक दर्द का जो एक सिलसिला है, ये वाकई सोच विचार करने वाली बात है। अज़म का इजहार होता है। अभी इस वाक़े के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब ने अपना लंदन का दौरा मनसूख किया है और इस अज़म का इजहार किया कि हम दहशतगर्दों को कैफर किरदार को पहुँचा कर छोड़ेंगे। आर्मी चीफ साहब का भी ऐसा ही बयान आया। शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत उन्होंने खून भी दिया एक हॉस्पिटल में जाके ज़ख्मियों के लिए। लेकिन इसके बावजूद ये जो अलमिया है, हमें सोचना होगा कि क्या आखिर ऐसा हुआ है, इस सरज़मीन को किसकी नज़र लग गई है कि हम जो है इस जुल्मतों की जद में आते ही चले जा रहे हैं। तो अभी देखिए, ये इंडिया का जो जासूस पकड़ा गया कल, भूषण यादव, उससे जो इंकशाफात हो रहे हैं और अजीबो गरीब ये मामला है, किसको कोसे हम, किसकी तानाजनी करें, किसके नकायश निकालें हम। अभी पठानकोट का जो वाक़या इंडिया में हुआ, उस पर इंडिया ने जो हम पे मलबे डाले, अभी हमारी एक टीम गई हुई है वहाँ,
तफ्तीश के लिए, और जो उसके साथ सलूक हो रहा है, तो इसके साथ साथ फिर हमारी तरफ से जिस तरह एक इंडिया के लिए एक नरम गोशा इसके बावजूद इख्तियार किया गया कि वो इतना अग्रेसिव है, और हमारे जो कौमी सलामती के मशीर जनरल नासिर जंजोआ साहब, उन्होंने आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी चाबक दस्ती का मुजाहरा किया 2-3 हफ्ते पहले कि उन्होंने इन्फॉर्म किया इंडिया को कि आपकी तरफ कोई 10 दहशतगर्द आ गए हैं, आप अपनी हिफाजत कर लें। मैं इसको एक अलमिये से कम नहीं समझता कि इन्हें इतना पता है इंडिया में दहशतगर्द जा रहे हैं, और जो आपकी सरजमीन पर बैठे हुए यहाँ जो हशर नशर कर रहे हैं, उधर से आ रहे हैं जो इंडिया के जासूस, आपकी उन पर नजर नहीं है, उनको आपने आज़ाद खुला छोड़ा हुआ है। अभी कलभूषण जो इंकशाफात कर रहे हैं, हमारी नुआइब अख्तर नेशन की भी एक रिपोर्ट है आज, जिसमें ये कैटेगरिकली बताया गया है कि कलभूषण जो है ये पंजाब तक अपना नेटवर्क फैलाने का मंसूबा, उस मंसूबे पर अमल पैरा था। जाहिर है ये सारे मामला अब कड़ियाँ जब मिलना शुरू होंगी, जी जाहिर है जब कड़ियाँ मिलना शुरू होंगी, तो अभी इसमें भी देखिए हैरत होती है हमारी अपनी सिक्योरिटी पर कि कहते हैं कि उसने कोई खुद कुछ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, बल्कि हाथ में बारूद लेकर जाना, आप अंदाज़ा लगाएं, चेकिंग सारा। और ये पार्क जो है, मुझे तो सच्ची बात है इसलिए भी ज़्यादा एक मैं सदमे से दो चार हूँ कि मेरे बच्चों का जो बचपन है ना, वो इस पार्क में खेल कूद करते गुजरा है। बिल्कुल। तो मेरी आंखों के सामने एक ऐसे एक मंजर आता है कि सबसे ज़्यादा महफूज इस यानी कि एक यानी सैर तफरी के लिए बच्चों के लिए इस पार्क को एक महफूज तरीन समझा जाता था। और देखिए पता नहीं कैसे इत्तेफाकात की बात है, परसों वफाकुल मदारस के जो सेक्रेटरी जनरल है हनीफ जालंधरी साहब, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए हुए थे ऑफिस में, तो मुझे बता रहे थे, बल्कि मुझे दावत देने आया कि हमने एक मुल्क भर से हमारे लोगों का एक इज्तिमा लाहौर में हो रहा था। मैंने पूछा कहाँ आप कर रहे, कहते जी गुलशन पार्क में हम कर रहे हैं। तो मेरे जहन को एकदम झटका सा लगा। मैंने कहा यार गुलशन पार्क वहाँ कैसे आप, मैंने उनसे पूछा ऐसे ही, तो कहने लगे कि हमें वहाँ इजाज़त नहीं मिली मीनार पाकिस्तान में। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो बताने लगे कैसे हमने इसकी चॉइस क्यों की कि एक्सेस इसकी जो है वो आसान है, बाहर से जो लोग आएंगे मोटरवे से उतरेंगे तो सीधे इधर आ जाएंगे। तो मैं सच्ची बात है मेरे जहन को झटका लगा कि अल्लाह खैर करे, तो बड़ा महफूज अल्लाह खैर करे कि ये पार्क अब अगर इधर भी ऐसे जलसे होना शुरू हो गए तो फिर क्या बनेगा। और कल ये वाकया हो गया तो सच्ची बात है मैं उस वक्त से सदमे की कैफियत में हूँ कि हम किधर जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बचपन में आपने फरमाया कि बच्चे आपके, हम भी बचपन में तफरीह के लिए वहाँ जी जाहिर है, लेकिन आसिफ साहब हम ऐसे वाकयात के बाद इल्ज़ाम धरना शुरू कर देते हैं। आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया जंजुआ साहब की जानिब कि अगर वो दूसरे मुल्क को, भारत को बता रहे हैं कि आपकी सरजमीन में कुछ दहशतगर्द शामिल होते हैं जो कि कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, तो सर पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं उन्हें पता चलता? ये तो एक खैर सवालिया निशान है। लेकिन भूषण का आपने जिक्र किया, कुछ लोग ये भी जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि भूषण का रिएक्शन हो सकता है ये, तो सर आप अग्री करते हैं? ये बात तो है ना, ये बात तो है, जाहिर है। अब देखिए ना, इंडिया की तरफ से जो हमें थ्रेट्स दिए जाते हैं, अब ये पठानकोट वाक़या के बाद उनकी जो टोन थी, इंडियन जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है और यही यानी कि इनके कौमी सलामती के मशीर जो अजीत दोवल हैं, इनकी स्टेटमेंट्स जो थी इतनी एग्रेसिव, कहते हैं कि हम इसी तरह तकलीफ से दो चार करेंगे पाकिस्तान को, जिससा यानी पठानकोट वाक़े का जिक्र करते। तो उनकी जो मनसूबाबंदी, उनकी जो प्लानिंग है वो तो सबके सामने है। बात तो ये है कि हमने क्या तोड़ किया हुआ है। अगर हम उनको सहूलत दे रहे हैं, हम उनके आगे पीछे चले जा रहे हैं, हम उनके हर हुक्म की तामील कर रहे हैं, तो कैसे हम फिर उसकी साजिशों का तोड़ हम कैसे करेंगे? वो तो इस मुल्क की सलामती के दरपे है शुरू दिन से, उसका तो एजेंडा है। और ख़ास तौर पे ये जो बीजेपी सरकार है, इसके तो मंशूर में शामिल है कि हमने पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इस कुर्रे अर्ज़ पे रहने नहीं देना। इलेक्शन में जी इसी नारे की बुनियाद पे उन्होंने इलेक्शन जीता है। तो इनसे कोई बईद नहीं, कोई भी ये कारस्तानी कर सकते हैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ। और जो दहशतगर्दी जिस तरह फैली है मुल्क में, अब ये तो यानी कि सब बातें क्लियर हो रही हैं। ये कल भूषण को तो कल का पकड़ा हुआ है, इससे पहले भी तो हमारे पास यानी
हमारी एजेंसियों की मालूमात इतलात थी। एक डोजियर भी बनाया इन्होंने, अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, मनमोहन सिंह को फॉरेन दिया, ऑफिस में शर्म पेश शेख किया। ने। जी हाँ, शर्म शेख ने तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने गिलानी पेश किया साहब था ने, ना। जी। यानी उस वक्त से ये इनके इल्म में है कि इंडिया जो साजिशें कर रहे हैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, यहाँ जो दहशत व वहशत का बाजार गर्म कर रहे हैं, तो आपने उसके तोड़ का सोचा क्या सही। है? ठीक है ना, आप तो उसके आगे लेटे हुए नजर आते हैं। आसिफ साहब, एक पॉइंट मैं यहाँ पे रेज करना चाहूंगा। ईरानी सदर 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आए थे, डॉक्टर हसन रूहानी, और उन्होंने जो अपने बयानात दिए मुख्तलिफ मुलाकातों के बाद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सलामती ईरान की सलामती है, जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरक्की ईरान की तरक्की है। तो सर तमाम तर शवाहिद भी हैं कि भारत इस तरह से मुदाखलत करता है। पाकिस्तान की तरक्की अगर ईरान की तरक्की है तो हम देखते हैं कि ईरान का टिल्ट भारत की जानिब बहुत ज्यादा है। तो सर इसकी क्या वजूहत है? इसमें देखिए, हर मुल्क के अपने मुफादात होते हैं। एक ब्रादर मुस्लिम कंट्री होने के नाते हमारे कोऑर्डिनेट रिलेशन होने चाहिए ईरान के साथ, जो बदकिस्मती से इसलिए नहीं कि हमारा टिल्ट जो है ईरान मुखालफ कुव्वतों की तरफ हुआ। ज़ाहिर वो एक बात का रिश्ता कायम नहीं ना रह सकता फिर। अगर यानी कि साजिशें हो रही हों ईरान की सलामती को पामाल करने की, और हम उन साजिशों के जो मुहर्रक है उनके साथ हम खड़े हों, तो फिर यकीनी बात है कि दिल फीका होता है फिर। इसके बावजूद ईरान के सदर ने यहाँ आके इस जज्बे का इजहार किया कि आपकी सलामती हमारी सलामती है, तो इसको कदर की निगाह से देखना चाहिए। इंडिया के साथ यकीनन ईरान के ताल्लुकात है, वो चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया की मुआवनत से मुश्तरका है, एक इनका जॉइंट एक वेंचर है इनका, ईरान और इंडिया और भूषण जैसे लोगों को रहायशी वीजा भी दिया। वैसे जी, रहायशी वीजा, अब पता नहीं इसमें पर्पसली ऐसा हुआ या ये तो ज़ाहिर है अब जो तहकीकात होंगी उससे ही कुछ बातें सामने आएंगी। इन्होंने भी अब दे दिया ईरान को भूषण की वो सारी डिटेल दे दी है, तो ये बातें तो ज़ाहिर खुल के सामने आएंगी। लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी सलामती के लिए खुद भी तो फिक्रमंद होना है ना। बिल्कुल, किसी पर तकिया तो नहीं करना हमने। अगर इंडिया को कंसर्न है अपनी सलामती पर और वो हर मलबा हम पे डालता है, जो भी वहाँ दहशतगर्दी होती है उसका मलबा हम पे डाल देता है, और हम उसको कबूल भी कर लेते हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं हम। इसके बरक्स जब हमारी तरफ एग्रेशन होती है तो ऐसा रिएक्शन हमारी तरफ से सामने नहीं आता जैसा इंडिया की तरफ से आता है। अभी ये जो वाक़या हुआ, आप देख लीजिए, सब कुछ हो गया, 3 रोज़ का सोग भी हो गया है, अफसोस का इजहार भी हो गया हमारे हुक्मरानों की तरफ से। लेकिन क्या अभी तक किसी एक ने भी इशारा किया? हमारी अपनी अखबारी रिपोर्टें मौजूद हैं, तहकीकाती रिपोर्टें हैं कि ये इसके कलाबे जो है वो इंडियन एजेंसी रा के साथ मिल रहे हैं, और कल भूषण अगर नेटवर्क पंजाब तक ला रहा था, तो यकीनी बात है ये मुहर्रकात जो है ये सारे खुरा जो है वो वहीं पर निकलेगा। लेकिन क्या हमारे हुक्मरानों ने अभी तक रिएक्ट किया है इस वाक़े पर? इस हवाले से इंडिया को ब्लेम किया है इन्होंने। तो ये बातें हैं ना, ये सोचने की बातें हैं कि हमारी क्या हिकमत अमली है, और हमारे दुश्मन जो है वो जिस अग्रेसिवनेस के साथ हमारी सलामती की तरफ है उसका तोड़ हमने किया। क्या अभी इसके बाद क्या तवक्को रखें कि पठानकोट वाक़े के बाद हमने अपने मुल्क में मुकदमा भी दर्ज किया और सर नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, इतना बुरी तरीके से इम्पैक्ट नेगेटिव दिया, और उसके बाद भी हम तवक्को रखें कि पाकिस्तान ऐसे आवाज बुलंद करेगा? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, करनी चाहिए। इस वाक़े के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। हम तो घुटनों पे लगता है यही बात है ना। अब देखिए, वो उनकी तो पॉलिसी है बगल में छुरी मुंह में राम राम। मोदी साहब ने अफसोस का इजहार भी किया इस वाक़े पर। लेकिन हम यानी कि मोदी साहब का एक दौरा हो गया लाहौर का, पर्पसली जो उन्होंने किया था, और जिसे यानी कि अचानक दौरा शो किया गया, और उससे जो उन्होंने तासर दिया, एक पूरी दुनिया को ये तासर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट रिलेशन रखना चाहते हैं, हमारा कोई तनाज़ा नहीं है, हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर सारे मसाइल हल करना चाहते हैं। अमलन क्या हुआ, वो उसके सारा उल्ट था। पठानकोट वाक़या हुआ तो सारी यानी कि जो पिक्चर एक पेंट की गई थी अमन, तरक्की, खुशहाली, भाईचारे की, वो सारी उलट गई। उस वक्त से अब तक, ये जनवरी में वाक़या हुआ था, जनवरी के पहले हफ्ते में पठानकोट वाला, अब ऑलमोस्ट 3 महीने हो चले। कितनी कशीदगी है इंडिया की तरफ से, कितना उन्होंने यानी कि वो जो एक फ़िज़ा हमवार की थी एक अच्छे ताल्लुकात वाली, वो कहाँ गई फिर? ठीक है ना। उसके बाद तो ये बात भी सामने आ गई कि मोदी साहब ने अपना जो दौरा मनसूख कर दिया, सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने जो आना था उसे भी मशहूद कर दिया पठानकोट वाक़े के साथ। तो उसके इस रवैये की रोशनी में अगर हम भी वैसे ही पॉलिसी नहीं इख्तियार करेंगे तो फिर यकीनन
हमारी कमज़ोरी ज़ाहिर होगी उससे, और जब हमारी कमज़ोरी ज़ाहिर होती तो उससे उसे फ़ायदा उठाने का मौका सर मिलता है। वापस बड़ा बहुत अफसोसनाक वाक़या सर। एक भी शख्स को देखें, एक भी जो शहादत है उसे देखें ना, तो सर एक बड़ी स्टोरी आगे खुलती है। सर एक ही खानदान के 10 अफराद सर जाम बहक हो गए, एक खानदान के 3 अफराद जाम बहक हो गए। मैंने पहले जिक्र किया जो बच्चे झूला लेने का इंतजार कर रहे थे सर, उन्हें मौत ने उचक लिया आगे। सर सवालिया निशान तो जरूर है, अगर धब्बा नहीं है नेशनल एक्शन प्लान पे तो यकीनी तौर पर सवालिया निशान तो है ये नेशनल एक्शन प्लान पे। यही मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ जनाब कि ये दावे करते हैं, ऐसी वारदात होती है तो उस हर वारदात के बाद ये दावा करते हैं कि हमारी जंग जो है आखिरी दहशतगर्द के मारे जाने तक जारी रहेगी। अज़म का इजहार होता है, सब कुछ होता है। हाँ ऐसा होता है। ऐसी कौन सी कमर है जो टूटी हुई भी यही बात है ना कि हम दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वो दुश्मन तो हमारे गले तक आ चुका है, क्या यानी कि अज़ाइम खाक में मिले। वो हमारी जानों के दरपे है, हमारे मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है, ख़वातीन की जानें ले रहा है, हंसते खेलते घरानों को उजाड़ रहा है। तो क्या सच्ची बात है, कोई अल्फाज नहीं हमारे पास। ऐसे मौके पर हम कोई मुज़म्मती कलमात अदा करें तो वो भी ऐसे फीके से लगते हैं, सच्ची बात है। तो ये सोचने की बात है, ये लम्हा फ़िक्रिया एक मेरा ख्याल है एक कौम होने के नाते भी हमें सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। अगर दुश्मन हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा रहा है, उसे पता है कि ये हरबा इख्तियार किया जाए तो पाकिस्तान की सालमियत को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, जिसमें ज़ाहिर एक लानत जो है फ़िरका वारियत की हमारे गले पड़ी हुई है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है एज कौम, मैं समझता हूँ। इस पर मेरा ख़्याल है हमें ये मौका है कि हम सोचें कि इस लानत पे कैसे काबू पाना है, जिसकी वजह से हमारे जो है ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं, मुल्क की सालमियत जो है वो दाव पे लगी हुई है। तो और ये दुश्मन की चाल है, ठीक है ना। इसका पता है दुश्मन को कि हम इस हवाले से कोई बात करेंगे तो वो आपस में यानी कि आपस में उनकी मत होगी, ठीक है ना। तो वो इस मौके से फ़ायदा उठाता है। जाहिर है अब अगर कोई संजीदगी का मुजाहरा करना है तो वो हमने करना है। बिल्कुल सही। हमने एक कौम की हैसियत से, यानी मुझे तो सच्ची बात है हम किसके पैरोकार हैं, रहमतुल लिल आलमीन, बिल्कुल हम उसके पैरोकार हैं। तो इस तसव्वुर को अगर हम सोचें कि जो हजूर नबी करीम पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर यहाँ अल्लाह मियाँ ने उन्हें मबूस फरमाया, तो हम उनकी पैरवी करते हुए, उनके पैरोकार होकर हम इस दुनिया को, इस धरती को उजाड़ने के क्यों दर पे हैं। बिल्कुल सही। ये क्या हम इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, शर्फ इंसानियत के तकाजे निभा रहे हैं, या इस दुनिया को जंगल की दुनिया में तब्दील करने के दर पे है। सर ये बात उन तक कैसे पहुंचा है? मुसलमान खुद को डिक्लेयर करते हैं, हाँ। और वो कहते हैं कि हम इन लोगों से ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं, वो तो ये कहते हैं। लेकिन सर आसिफ साहब सवाल ये है कि हम यही रोना रोते रहते हैं कि माइंडसेट चेंज करना है, हमें माइंडसेट सर कैसे चेंज करना है। एक महसूद था, गालिबन मैं नाम उसका भूल गया हूँ, और उसे गिरफ्तार किया गया। तो उसने कहा कि मैंने जेल में आके कुरान पाक पढ़ा तो मुझे ये पता चला कि जो कुरान पाक मुझे पढ़ाया गया था उन मदारिस में, जो स्पेसिफिक जो एक एक्सेप्शनल केस है उन मदारिस का, उन मदारिस में जो कुरान पाक मुझे पढ़ाया गया वो इससे बिल्कुल डिफरेंट मुझे उसका तर्जुमा बताया गया। लेकिन मैंने जेल में आके कुरान पाक पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम क्या करते रहे? असल में उसामा एक ओवरऑल एक हमारा अलमिया है, हमारी सोसाइटी की जो हालत है, हमारे हुक्मरानों ने जो की हुई है, यहाँ जो समाजी सूरत हाल है हमारे मुल्क के अवाम की, जिस तरह यानी कि नापैद है सारा मामला, तालीम की सहूलियात नहीं है, खाने पीने को मिलता कुछ नहीं है, इतनी गुर्बत, महंगाई है, रोज़गार के मौके यानी कि महदूद है। तो उसमें फिर जब जो तलबगार हैं अपने बच्चों को तालीम देने के, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो फिर वो दीनी मदारस जो मुफ्त एजुकेशन देते हैं, मुफ्त उन्हें रिहाइश की सहूलत फराहम करते हैं, और पता नहीं एजुकेशन क्या देते हैं, ये भी ठीक है ना। वो तो फिर बात की बात होती है ना। लेकिन अट्रैक्ट होते हैं हमारे लोग, और इस वजह से अट्रैक्ट होते हैं कि दूसरे मौके उनके पास नहीं है, ठीक है ना। तालीम जो है, जो महंगी तालीम है, वो दे नहीं पाते अपने बच्चों को। तो मेरा ख्याल है ये सोच विचार करने की ज़रूरत है इस वक्त पूरी हुकूमती सतह पर कि आप जो सोसाइटी के हालात है, अवाम के जो वैसे तो एक ज़ाहिर वेलफेयर सोसाइटी जो है उसमें
रियासत की जिम्मेदारी होती है सारी ये शहरियों की जान माल का के तहफ़्फ़ुज़ की, उनके रोज़गार की, उनकी तालीम की, सेहत की। अगर हुक्मरानों ने हाथ खींचा हुआ है इन सारी सहूलतों से कि अवाम को नहीं देनी उन्होंने, तो फिर अवाम क्या करेंगे? फिर तंग आमद बजंग आमद वाली बात होती है। तो बात यह है कि वो फैज़ अहमद फैज़ का शेर था कि हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना जो दुख हमें थे बहुत लादवा न थे। तो बात यह है कि हम दवा करने की तरफ, हम चारा करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। ठीक है ना, ये ज़रूरत है इस वक्त। आपने अगर अवाम के हालात बदल दिए, उनकी वेलफेयर के लिए कोई काम कर लिया, उनको सहूलतें दे दी तालीम की, सेहत की और रोज़गार की, तो यकीनी बात है कि ये जो माइंडसेट की जो आप बात कर रहे हैं, फिर वो माइंडसेट तब्दील हो जाएगा। अच्छा आसिफ साहब, मैंने अक्सर ऐसे वाक़यात के बाद ज़िम्मेदारान को ये कहते हुए सुना है कि दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट्स का इंतखाब कर रहे हैं। सर आपकी इस पे क्या राय है? अगर हम आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को देखें, आर्मी के इलाके में ऐसी कार्रवाई करना कोई आसान बात नहीं है। उसके बाद हमने बादशाह खान की चारसदा यूनिवर्सिटी में देखा तो वहाँ पे सिक्योरिटी के कुछ लैप्सेस सामने आए, वो भी हमारे सामने है। लेकिन सर आर्मी स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, अब पार्क में खेलते बच्चे, बीच में मसीही भाई हमारे, कल उनका खुशी का त्यौहार था जो कि जिसमें खून की होली खेल दी गई है कल, तो हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ हैं और हम बिल्कुल वो पाकिस्तानी और हम उनके साथ हैं। तो लेकिन आसिफ साहब क्या अब इनका माइंडसेट वही बात के माइंड अब क्या चाह रहे हैं कि बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है? कभी हमारे सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाया जाता था, अब देखते हैं तो मेजोरिटी यहाँ सेक्रेटेरिएट की बस जा रही है, उस पर पेशावर में हमला कर दिया गया। तो सर अब क्या चाह रहे हैं? ये बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों को निशाना बनाने का इनका मकसद आपके नज़दीक क्या हो सकता है? अब देखिए, वो इनका मकसद जाहिर है एक जो टेरर की कैफियत पैदा करना होता है, ठीक है ना, एक खौफ व हरास की कैफियत पैदा करना, वो जाहिर है ये आसान टारगेट होता है ना। ख़वातीन और बच्चे लुक़्मा अजल बनते हैं, तो एक जो खौफ का आंसर है वो ज़्यादा लोगों में पैदा होता है। यही उनका मकसद है, टेरराइज एक करना, सोसाइटी को खौफ की हालत में रखना। तो इसमें मैंने अर्ज़ किया ये सेक्टेरियन इशू के हवाले से, लेकिन बात यह है कि हमारा ये अकीदा है कि कोई मुसलमान जो है वो कलमा गो जो है वो किसी दूसरे अपने कलमा गो भाई की जान लेने का रवादार नहीं हो सकता। ये संगदिली जो है ये जाहिर है उन लोगों की ही है जो, मैं नहीं समझता कि वो इंसान भी है। मुसलमान होना तो कुछ क्या वो इंसानियत के ज़ुमरे में भी आते हैं या नहीं। तो इनका जो एजेंडा है ये जाहिर है, ये जिन लोगों को यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह वो मैंने सारे हालात बताए दीनी मदारस के हवाले से, तो ये जो आलाकार बनते हैं, तो फिर ये भी जो है ये इस्लाम के, मैं नहीं समझता कि वो इस्लाम के दायरे में रहते हैं या इंसानियत की कोई रमक उनमें होती है। तो ऐसे लोग फिर आसान उनका एक यानी कि आसानी के साथ उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनका ये एजेंडा है यहाँ कत्ल वारत गरीब पैदा करने का और वहशत और दहशत का बाजार गर्म रखने का, तो वो उनके आलाकार आसानी से बन जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, कि आप मुल्क के हालात को संवारें। ठीक है, ये सारी जो सहूलतें हैं, ये मेट्रो बस की है या ट्रांजिट ट्रेन की सहूलतें जो है ये भी ज़रूरी है आवाम के लिए, लेकिन तरजीहात का आप जब तयन करें तो उसमें बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो सेहत, तालीम और रोज़गार की है। इनको पहले आप पूरा करें, इसमें आप खुद कफील कर दें कौम को। कोई तफक्कुर ना हो कौम में कि उसके बच्चे जो हैं आला डिग्रियां लेकर घरों में बैठे हुए हैं, रोज़गार की तलाश में मारे मारे फिर रहे, फ्रस्ट्रेशन हो रही है उनमें। और इसी तरह सेहत की जो है वो सहूलतें उन्हें मैसर नहीं है, इसी तरह एजुकेशन की सहूलतें उन्हें मैसर नहीं है। तो इस तफक्कुर में एक जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है वो ज़्यादा फैटल होती है फिर सोसाइटी के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू करना चाहिए, रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, जो आइन में उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करनी चाहिए। तरजीहात आप जब मुतय्यन करते हैं तो उस तरजीहात में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पहले पेश नज़र। तो आसिफ साहब, आपने अभी फरमाया हम उसी नबी आखिर की पैरोकार हैं जिसने जंग में भी ये अहकामात जारी किए कि दुश्मन के
फलदार दरख्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचना जी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल दुश्मन की ख्वातीन को भी नुकसान नहीं बिल्कुल, पहुंचना बिल्कुल। चाहिए, और जो आपने हथियार डाल दे उसके साथ आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो सर फिर वही बात कि इनको हम ये बात कैसे समझाएं कि जो खुद को तो ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को मार के, बेगुनाह लोगों को मार के, तो सर ये कैसे खिदमत है इनके नजदीक? इनको क्या अल्फाज नहीं है कि इन्हें किस तरह से कन्विंस किया जाए? ज़ाहिर है वही बात है, माइंडसेट की आपने बात की। माइंडसेट तब्दील करने के लिए एक सोसाइटी जो है उसमें इनकलाब लाने की ज़रूरत है। उसमें जब हम इस सोसाइटी को सही मानों में वेलफेयर स्टेट के कॉलम में डाल देंगे जब, तो यकीनन माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। यकीनन फिर उसके बाद जो है ये जो आलाकार बनते हैं दुश्मन के एजेंडे की तकमील के लिए, तो ये रुझान फिर कम हो जाएगा। जब माइंडसेट में थोड़ी सी तब्दीली होगी तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए फिर के हालात में जो सुधार है। पिछले दिनों चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि हमने नेक्टा को फाल कर दिया है, और वेबसाइट पे भी उन्होंने डाल दिया कि नेक्टा काम कर रहा है। इंटेलिजेंस शेयरिंग एक बड़ा मामला था, और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो मामलात हैं आप बहुत बेहतर बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को, और हमारी भी रहनुमाई फरमा सकते हैं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग में मसाइल क्या दरपेश हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज चुगराहट चाहती हैं अपनी, या वजूहात क्या हैं? उस हवाले से भी हमें बताएं कि जैसा अजित डोवाल को अगर बता सकते हैं जंजुआ साहब कि आपके मुल्क में टेररिस्ट दाखिल हो चुके हैं, तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग हम अपने मुल्क में क्यों नहीं कर रहे? अभी देखिए, आपने नेक्टा की बात की, ये जो नेशनल एक्शन प्लान है इसके 20 नुकात हैं। जी, उसमें नेक्टा को फाल बनाना भी शामिल था, लेकिन इसकी सूरत हाल ये है कि इसको जो फंड्स दरकार है वही बजट में एलोकेट नहीं किए जाते। अगर फंड्स ही इनके पास मौजूद हैं तो इसने फाल काम क्या करना है इसने। तो आप इंटेलिजेंस शेयरिंग की आपने बात की, तो जाहिर ये एजेंसियों के जो है, अगर जिसका आपने पहले हवाला दिया आर्मी पब्लिक स्कूल का कि वहाँ तक दहशतगर्द पहुँच गए, हसास जो इनके इदारे हैं, इनके जो इलाके हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के, वहाँ तक उनकी रसाई हो गई, तो फिर मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं लूप होल मौजूद है, कहीं ना कहीं लैब्स हैं सिक्योरिटी के, जिसकी वजह से ये दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सारे मामला जो है ये देखने की ज़रूरत है। सिर्फ लेपा पोती ना करें। अब दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो जाता है तो उसके बाद आप कहते हैं कि हमने ये करना है, फलां करना है, हमारा ये अज़म है, लेकिन जो लैब्स मौजूद हैं उन पर वो नज़र भी आ जाते हैं, लेकिन तवज्जो नहीं देते आप उनको, इस्लाह की तरफ आप तवज्जो नहीं देते। वही कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, बेचारे नीचे की सतह के जो लोग होते हैं वो उसमें निशाना बन जाते हैं, और जो असल कल्परेट होते हैं वो उसी तरह दंदनाते फिरते हैं। तो जब तक हम एक्यूरेसी जो है हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम में वो नहीं होगी, एक दूसरे के साथ रब्त नहीं होगा, तो यकीनी बात है कि फिर हम ऐसे सानहात का शिकार होते ही रहेंगे। तो ये अलमिया जो है, ये लम्हा फिक्रिया जो है, इससे मीट विद करने के लिए बहुत एक डिसिप्लिन तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है हमारे सिक्योरिटी इदारों को खास तौर पे। असब आपने जिक्र किया कि मेट्रो की भी ज़रूरत है आवाम को, और ऑरेंज ट्रेन की भी ज़रूरत है, लेकिन तरजीहात का तयन करना बड़ा ज़रूरी है। तरजीहात का तयन किया जाए। सर हम अगर बात कर ली जाए, पुलिस की बात कर ली जाए, अपने सिक्योरिटी इदारों की बात कर ली जाए, 2-3 रोज़ पहले सीएम पंजाब ने डॉल्फिन फोर्स को इनॉग्रेट किया, उनको मुतारिफ करवाया। सर एलीट की बात की जाए तो एलीट हमें एलीट के साथ ही नजर आती है, एलीट हमें पब्लिक के लिए नजर नहीं आती है। तो सर डॉल्फिन फोर्स बना लें, एलीट बना लें, तो सर जब तक वो पब्लिक के लिए काम नहीं करेगी तो तब तक हम ऐसे मामलों से तो बिल्कुल यही बात है ना, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये हमारा अलमिया है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारी, सिविल हैं या उधर हमारे सिक्योरिटी इदारों में है, तो उनका जो असल पर्पज़ है, जो यूटिलाइज करना चाहिए जहां उन्हें, वहां यूटिलाइज नहीं किया जाता। और हमारा जो प्रोटोकॉल का एक कल्चर बना हुआ है, डेवलप हुआ है, तो उसमें सारी, आपने एलीट फोर्स की बात की, ये डॉल्फिन है, ये सारे यही प्रोटोकॉल ड्यूटियां ही देते रहेंगे। यार एलीट को मेरी तो शायद मुझसे गलती हो गई हो, मुझे आपने कभी एलीट को किसी आम बंदे का काम करते देखा? कभी होता नहीं है ना, कभी होता नहीं है ना। ये सारी दिखावे की बातें हैं, नमूदो नुमाइश वाली बातें हैं सारी। और आप इनको ज़्यादा मैं तो हैरान होता हूँ। आप सामा, ये आपने इनकी बात की, हमारे सिक्योरिटी के अपने इदारे हैं, वो जो अपने सिक्योरिटी की मेजरमेंट करते हैं,
उनकी वजह से जो लोगों में खौफ और हरास की फिजा पैदा होती है। आप देखिए ये सीसीपीओ का दफ्तर है, कैसे बैरियर लगे हुए हैं, एसएसपी के दफ्तर के सामने, आईजी के दफ्तर के सामने, कैसे कैसे ये सिक्योरिटी के इंतजाम। अगर ये खुद को इतना गैर महफूज समझते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने की, वो खुद को इतना तहफ़्फ़ुज़ देते, खौफजदा होकर रहते हैं, तो उन्होंने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ क्या करना है। सर कुछ इस्लामाबाद की कुछ बात कर रहे थे, आखिरी हमारे पास कुछ मिनट्स हैं। सर कल इस्लामाबाद में क्या हुआ है? उन्हें क्या इदारों को पता नहीं था कि कल मुमताज़ कादरी का चेलम होने जा रहा है? कुछ इकदाम नहीं किए गए और एट द एंड फिर फौज को तलब किया गया, वो 111 ब्रिगेड जिसके बारे में बड़े लोगों को कल 111 ब्रिगेड को खुद बुलवाया गया कि आप आएँ और कंट्रोल करें इन्हें। ये देखिए ये बहुत नाजुक इशू है मुमताज़ कादरी वाला। जब उसकी फांसी हुई और उसके बाद जो जनाजा हुआ उसका, वो भी पूरी कौम की नजरों के सामने, जिस जज्बे के तहत लोग आए थे, वो अलग बात है, पैमरा ने बिल्कुल, लेकिन सबके सामने, हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया भी मौजूद है, अगर टीवी पे लोग नहीं देखेंगे, सोशल मीडिया मौजूद है। तो ये लोगों के जज्बात जो है, मेरा ख्याल है इस एक थोड़ा सा हुक्मरानों को जो है ना क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने मामलात का जायज़ा लेना चाहिए कि उनकी कोई पॉलिसियाँ कहीं कोई ऐसी अवाम के जो जज्बात हैं उनसे खेलने वाली पॉलिसियाँ तो नहीं है कोई। इस मामले में ये बहुत नाजुक इशू है। पहले भी हम बहुत एहतियात करते रहे इस पर बात करते हुए भी, तबसरा करते हुए भी, लेकिन बात ये है कि जहाँ अवाम की एक जज्बाती वाबस्तगी की जो बात है, अब ये तौहीन रसालत का जो मामला है, उसमें हमारे पास एक बेहतरीन यानी कि एक दलील हम जो दिया करते थे इसके ख़िलाफ़, ये मुमताज़ कादरी ने जो एक्ट किया इसके ख़िलाफ़ एक दलील जो आती थी वो यही थी कि चूँकि हमारे पास एक कानून है, ठीक है ना, उस कानून को आप डेविएट करके आप ये वाक़या करेंगे तो फिर आप वो जाहिर है उसमें आएंगे कि ये कानून का पाबंद नहीं ये बंदा। लेकिन बात ये है कि जिस बंदे के साथ उसने किया उस बंदे ने तो उसी कानून की तस्दीक की थी ना, जिसको हम शेल्टर बनाते हैं कि ये कानून मौजूद है तो हम क्यों कानून को हाथ में ले, इस कानून की आप अमलदारी करें। अब जिसकी जिम्मेदारी उस कानून की अमलदारी कराना है, अगर वही उस कानून को तस्दीक का निशाना बना तो कोई बंदा कहाँ जाएगा। सब एक और मैं आपकी इजाजत से एक चीज और मैं इसमें ऐड करूं, गवर्नर पंजाब का ओहदा इंतहाई अहम है, चाहे वो एजाजी है जैसा भी है, लेकिन काम कोई नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल एक सूबे के आईनी सरबराह है। सर इसके साथ साथ जब वो हलफ उठाते हैं तो उसमें कहते हैं कि मैं इस आयन की पासदारी करूंगा। जी बिल्कुल। जब उसी आयन और कानून के लिए वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो सर पहले तो उन्होंने उसकी खिलाफवर्जी कर दी। वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे पास तो ये अब दलील ये फीकी पड़ गई। बिल्कुल ठीक है ना, हम तो ये दलील देते थे कि ये कानून हमने लाए ही इसीलिए है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम हो, कि कोई खुद कानून हाथ में ना दे। अगर उसी कानून का जिसने तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसने दिफा करना है, वही उस कानून का मजाक उड़ा रहा है तो फिर बंदा कहाँ जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये लोगों के जज्बात अब बहुत इसमें बहुत यानी कि दूर अंदेशी का मुजाहरा करना चाहिए। अब पहले जिस तरह एक यानी कि वो मरहूम के जनाजे के मौका पर जिस तरह एक दूर अंदेशी का मुजाहरा हुआ था, उस वक्त वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ इनका मामला हुआ और उन्होंने फिर बिखरे हुए जज्बात जो है उन्होंने कंट्रोल किया था, तलकीन की थी कि आप पुरअमन तरीके से आप वापस चले। लेकिन सर कल क्या हुआ, कल वहां पे इस वक्त भी होना चाहिए था, मेट्रो स्टेशंस तोड़ दिए गए कल सिक्योरिटी इदारे। तो सर ये पुलिस किस मर्ज की दुआ है? अगर आपने 111 ब्रिगेड को बुलाना है कंट्रोल करने के लिए चीजें, तो फिर पुलिस और ये फोर्सेस बना लेते हैं हम, तो ये किस मर्ज की दुआ है अगर हमने फिर फोर्स को ही डालना बीच में आके। हाँ उसामा, ये दुखती राग आपने छिड़ी है। वही बात हम कह रहे हैं कि ये फोर्सेज जो सिविल फोर्सेज सिक्योरिटी की फोर्सेज ये तो पोलिटिसाइज हो चुकी है, ठीक है ना। इनमें आप सियासी बुनियादों पर भर्तियां करेंगे, सियासी मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो फिर जाहिर है वो इन्हीं मकासद के लिए ही रह जाएंगे ना, फिर वो हमारे आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो काम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे फिर। यहाँ ये आपने 111 ब्रिगेड की बात की तो ये जाहिर एक आइन का तकाजा है, उसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि अब जब कोई सिविल सिक्योरिटी फोर्स नाकाम हो जाए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में तो फिर आप दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस को बुला सकते हैं मुआवनत के लिए। तो उस हवाले से कोई कबाहत नहीं है बुलाना इन्हें, ठीक है। सब आपको लगता है कि अभी तक आईजी इस्लामाबाद हमारे पास नहीं है? आप बहुत बेहतर जानते हैं आईजी इस्लामाबाद अपॉइंट नहीं किए गए अभी तक, 3 माह गालिबन गुजर चुके हैं, आईजी इस्लामाबाद आईजी के बगैर चल रहा है।
तो एक्टिंग आईजी चला रहे हैं, लेकिन सर ये बताएं कि क्या कल कोई डायरेक्शन दे रहा था चौधरी निसार साहब? मतलब इस्लामाबाद पे बड़े मामला पे बड़ी नज़र रखते हैं और इस्लामाबाद के कोई भी मामला हो तो फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ। तो कल कोई इन्हें डायरेक्ट नहीं कर रहा था, कोई इन्हें डिक्टेट नहीं कर रहा था कि आप ये करें, कोई इन्हें हिदायत नहीं दे रहा था? यही मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने पहले मैनेज कर लिया था उसके जनाजे के मौका पर, इस तरह इन्होंने मैनेज नहीं किया इस बार। ठीक है ना, शायद इनकी गलतफहमी थी कि अब वो कंट्रोल हो गया तो अब इसी तरह आज खुद हो जाएगा। तो यही बात है कि हुक्मरानों की जो पॉलिसियां हैं इसमें जो मेरा ख्याल है बेबसीरती होती है, बदनज़मी जो होती है, उसकी वजह से फिर ज़्यादा खराबियाँ पैदा होती हैं। शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। दिल खून के आंसू रो रहा है कल जो लाहौर में वाक़या हुआ। तो इस पर सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि मैं किसके नाम लिखूँ, ये जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।